हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड। मैं हूं अनुपम मिश्रा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आया हूं और वो स्टोरी का टाइटल है बोंको बाबूज फ्रेंड, रिटन बाय सत्यजीत रे। ये जो स्टोरी है बहुत ही फेमस स्टोरी है, रिटन बाय ए वेरी फेमस एंड वेरी नोटेड फिल्म डायरेक्टर एंड राइटर एंड नॉवलिस्ट ऑल्सो, जिनका नाम है सत्यजीत रे। बंगाली फिल्म डायरेक्टर थे। तो ये स्टोरी क्या है, इसको स्टोरी के बारे में बात करेंगे। लाइन बाय लाइन आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, साथ साथ इस स्टोरी में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बेसिकली ये जो स्टोरी है आईसीएसई बोर्ड के क्लास 9th और 10th में जो बुक चलता है इंग्लिश लिटरेचर का, ट्रेजर चेस्ट, और उस ट्रेजर चेस्ट का जो शॉर्ट स्टोरी वाला जो पोर्शन है उसका पहला ही स्टोरी है बोंको बाबूज फ्रेंड, रिटन बाय सत्यजीत रे। तो लाइक ए सेट कि काफ़ी बड़ा स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसके कहानी में दो सेंट्रल कैरेक्टर, बल्कि कह सकते हैं 3 हैं। एक तो जैसा कि कहानी का टाइटल है बोंको बाबूज फ्रेंड, तो इस कहानी में ऑब्वियसली जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो बोंको बाबू हैं। उनका एक फ्रेंड है। वो फ्रेंड कौन है और कहानी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कहानी का सेटिंग क्या है, यानी कि स्टोरी कहाँ पर है, और बाकी सारे कैरेक्टर्स कौन है इस कहानी में, स्टोरी में बात क्या की गई, इसके बारे में सभी में डिटेल में बात करेंगे। अब चूंकि बहुत बड़ा स्टोरी, बहुत लेंथी स्टोरी है, तो एक वीडियो में इसको बनाना संभव नहीं होगा। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि एक पार्ट एक वीडियो में बनाया जाए और दूसरा पार्ट दूसरे वीडियो में बनाया जाए। तो ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, इसमें जितना आधा पोर्शन में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के जो स्टोरी के जो राइटर हैं सत्यजीत रे। लाइक ए सेट कि बहुत ही फेमस फिल्म डायरेक्टर रहे हैं। बंगाली फैमिली में इनका जन्म हुआ था 1921 में। 1992 में इनकी डेथ हुई और सिनेमेटोग्राफर थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, और बहुत सारी नॉवेल्स भी लिखी, फिक्शनल बुक्स भी लिखी हैं, और लगभग 36 फिल्म्स का इन्होंने डायरेक्शन दिया है। और अपने लाइफ टाइम में लगभग 1992 में इनका डेथ हो गया था, तो लगभग 70 ईयर्स तक ये जीवित रहे। तो इतने समय में इन्होंने फिल्म्स जितनी भी बनाई, लगभग 36 फिल्म का डायरेक्शन किया था। और उनमें से कमाल की बात यह है कि ये इतने फेमस फिल्म डायरेक्टर हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में अगर कहा जाए कि बहुत ही सबसे रिनॉन्ड और सबसे फेमस और सबसे हाईली रिस्पेक्टेड एंड हाईली रिगार्डेड कोई अगर फिल्मी हस्ती किसी को माना जाता है तो सत्यजीत रे को माना जाता है। 32 नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड मिले इनको। भारत सरकार ने इनके सम्मान के लिए फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला है। और साथ साथ भारत का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न भी इनको दिया गया है। और 1992 में जिस साल इनकी डेथ हुई थी उस साल इनको एक ऑनररी ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। हालांकि इस ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय नहीं है, बल्कि उनके लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जो उनका सिनेमा में कंट्रीब्यूशन है उसके लिए ऑनररी ऑस्कर अवार्ड 1992 में इनको दिया गया था। तो जैसा कि बात करते हैं कि कहानी का स्टोरी का जो टाइटल है बोंको बाबू, तो इस कहानी में एक बोंको बाबू एक बंगाली कैरेक्टर हैं, उनके फ्रेंड हैं, उनके बारे में बात की गई है। तो बोंको बाबू बेसिकली एक टीचर हैं, एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं। स्कूल का नाम है कंकरगाची, एक जगह है बंगाल में, तो वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल में ये मास्टर हैं और ज्योग्राफी और बंगाली 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। एंड ही हैज़ बीन टीचिंग देयर फॉर 22 ईयर्स, 22 सालों से लगभग पढ़ा रहे हैं। बहुत ही सीधे, ही इज डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी एज ए वेरी टिमिड एंड वेरी शीपिश काइंड ऑफ पर्सन who has always made fun of not only by his own students but by his friends also. एंड फिर कहानी में क्या क्या चीज़ें होती हैं कि एक इंसिडेंट होता है और उस इंसिडेंट के बाद उनकी पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो उसके बारे में बात है। तो जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ही शीपिश, बहुत ही टिमिड और बहुत ही सीधे जेंटलमैन टाइप के आदमी हैं, कभी गुस्सा नहीं करते हैं। लोग उनका फन मजाक बनाते रहते हैं, स्कूल में भी, स्कूल के बाहर भी। तो वहीं से स्टोरी शुरू होती है। नो वन हैड एवर सीन बोंको बाबू गेट क्रॉस का मतलब होता है गुस्सा करना। टू टेल द ट्रूथ इट वॉज डिफिकल्ट टू इमेजिन वॉट ही माइट से और डू इफ वन डे ही डिड गेट एंग्री। कह रहा किसी ने भी बोंको बाबू को गुस्सा होते कभी नहीं देखा था। अगर सच बोला जाए तो ये इमेजिन करना बड़ा मुश्किल था कि अगर उनको गुस्सा आ गया तो वो क्या करेंगे, क्योंकि कभी किसी ने उनको गुस्सा होते देखा ना सुना। It was as if there was never any reason for him to lose his temper. ऐसा नहीं था कि उनको कभी किसी बात पर गुस्सा नहीं आता था। For the last 22 years, Bonko Babu had taught geography and Bengali at the Kankargachi Village Primary School. जैसा कि मैंने बोला कि कांकरगाची जगह का नाम है, कलकत्ता के पास, शायद कलकत्ता में हो सकता है। तो वहाँ 2 सब्जेक्ट पढ़ाते थे, ज्योग्राफी और बंगाली।
Every year a new batch of students replaced the old one, but old or new, the tradition of teasing poor Bonko Babu continued among all the students. अब चूंकि वो 22 साल से लगभग वहाँ पढ़ा रहे थे, तो हर साल नए बच्चे आते थे, पुराने चले जाते थे, लेकिन जो उनको परेशान करने का तरीका और ट्रेडिशन था वो लगातार हर साल चलता रहता था. Some drew his cartoon on the blackboard, others put glue on his chair. On the night of Kali Puja, they lit a chasing rocket and set it off right behind him. और बच्चे उनको इस कदर परेशान करते थे कि क्लास में कोई इनका कार्टून बना देता था ब्लैक बोर्ड पर, कोई इनके चेयर पर गम, फेविकोल या कुछ चिपकने वाली चीज़ रख देता था. काली पूजा बंगाली में बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, तो किसी ने उनके पीछे कभी कोई रॉकेट चला देता था. Bonko Babu did not get upset by any of this. Only sometimes he cleared his throat and said, "Shame on you boys." इस पर भी वो कभी भी किसी पर गुस्सा नहीं करते थे, ना बच्चों पर ना किसी पर. ज़्यादा से ज़्यादा बहुत उनको गुस्सा आता था तो इतना ही सिर्फ बोलते थे कि शेम ऑन यू, अरे शर्म करो बच्चों, तुम ये क्या कर रहे हो. One of the reasons for maintaining his calm was simply that he could not afford to do otherwise. अब उनका ये गुस्से को अपना कंट्रोल रखते थे, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि भाई उनके पास कोई दूसरा काम नहीं था, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि भाई अगर गुस्से में आके कुछ कर दें, नौकरी छोड़ दें या नौकरी से इस्तीफा दे दें, फिर करेंगे क्या लाइफ में. If he did lose his temper and left his job in a fit of pique, अगर उनको कभी टेम्पर हाई हो गया, गुस्सा आ गया, या जल्दबाजी में, गुस्से में, एरोगेंटली, या इज्जत का सवाल ऐसा कुछ मन में सोचते हो नौकरी छोड़ दी तो क्या होगा. He knew how difficult it would then be to find another and at this age. तो दिक्कत उनके सामने ये थी कि अगर नौकरी छोड़ दी जल्दबाजी में या गुस्से में आकर तो फिर बड़ा मुश्किल होगा. भाई इस एज में आकर दूसरी नौकरी ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए वो गुस्सा नहीं करते थे, थोड़ी चीज़ों को टॉलरेट करते थे. Another reason was that in every class there were always a few good students, even if the rest of the class was full of pranksters. दूसरा कारण ये था गुस्सा नहीं करने का कि क्लास में माना कि बहुत सारे बच्चे उनको बहुत परेशान करते थे, लेकिन फिर भी एक हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट, थोड़े बहुत अच्छे स्टूडेंट थे जो कि उनको बहुत रिस्पेक्ट और रिगार्ड देते थे, बहुत उनका सम्मान करते थे. Teaching this handful of good boys was so rewarding that to Bonko Babu that alone made life as a teacher worth living. अब उन्हीं कुछ थोड़े बच्चों, अच्छे बच्चों की वजह से उनको लगता था कि नहीं भाई, लाइफ टीचर की जो लाइफ जैसी होनी चाहिए वैसी लाइफ मैं जी रहा हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है. अगर किसी क्लास में 50 में से मुझे 40 बच्चे परेशान करते हैं तो 10 बच्चे मेरा बहुत इज्जत और सम्मान करते हैं, तो लाइफ उस तरीके से मेरी बैलेंस लाइफ है, मुझे इससे बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं. At times he invited those boys to his house, offered them snacks and told them the tales of foreign lands and exciting adventures. तो कभी कभी क्या करते थे, उन बच्चों को अपने घर भी बुलाते थे, चाय कॉफ़ी जो होता था उनको वो पिलाते थे. और दुनिया की, चूँकि ज्योग्राफी के टीचर थे तो बहुत एक्सटेंसिव नॉलेज था उनको ज्योग्राफी का, तो बहुत सारे दुनिया के देशों के बारे में, विदेश के बारे में कई चीज़ें बच्चों को बताते रहते थे. He told them about life in Africa, the discovery of the North Pole, the fish in Brazil that ate human flesh, and about Atlantis, the continent submerged under the sea. और वो बच्चों को बड़ी इंटरेस्टिंग वे में टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया करते थे कि अफ्रीका में लाइफ कैसी है, नॉर्थ पोल की डिस्कवरी कैसे हुई, ब्राज़ील में कुछ खास तरह की फ़िश पाई जाती हैं जो ह्यूमन फ्लैश खा लेती हैं, अटलांटिस के बारे में बताया जाते थे कि कॉन्टिनेंट जो कि पूरा समुद्र में डूबा हुआ है. एंड ही वॉज ए वेरी गुड स्टोरी टेलर. ही ऑलवेज हैड हिज ऑडियंस इन थ्रिल्ड. वो इतने अच्छे स्टोरी टेलर थे कि मतलब कहानियों को या किसी चीज़ को इतना अच्छे से ढंग से डिस्क्राइब करते थे कि उनको जो ऑडियंस सुनने वाले थे वो इंथ्रिल्ड पूरा तरीके से इंगेज रहते थे, बड़े इंटरेस्टिंगली उनको सुनते भी थे. ड्यूरिंग द वीकेंड Bonko Babu वेंट टू द लॉयर श्रीपति मजूमदार हाउस. अब उनके एक फ्रेंड थे उस टाउन में, छोटा सा गांव है, तो उस गांव में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्रीपति मजूमदार. अब श्रीपति मजूमदार बहुत ही उस टाउन के बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, रिच पर्सन है, अच्छी खासी समाज में उनकी प्रतिष्ठा है, बहुत पहुंच है उनकी, बहुत सारे उनके मित्र हैं, बहुत सारे दोस्त हैं. तो ये सभी लोग शाम को उनके घर मिलते थे, उनके घर शाम को मीटिंग होती थी, वीकेंड पर सभी लोग जाते थे, Bonko Babu भी वहाँ मिलने के लिए जाते थे. On a number of occasions he had come back thinking, enough, never again. The reason was simply that he could put up with pranks played by the boys in his school, but when the grown-ups, even middle-aged men, started playing the fool with him, it became too much to bear. अब कभी कभी जब वो उस मीटिंग से वापस आते थे, कई बार ऐसा हुआ तो उनको बड़ा गुस्सा आता था, कह रहा है बहुत हो गया भाई, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि लोग वहाँ मजाक उड़ाते थे उनका. वो उनका एक्सप्लेनेशन ये था कि भाई ठीक है, बच्चे स्कूल में मजाक करते हैं, वो तो मैं बेयर कर सकता हूँ, सहन कर जाता हूँ, लेकिन जब इस तरह के मिडिल एज के लोग और मेरी उम्र के लोग जिनकी उम्र 40-40, 50-50 साल हो गई है, वो मेरे साथ इस तरीके का मजाक करते हैं, मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं, भाई ये बर्दाश्त के बाहर है.
एट दिस अड्डाज, देखिए अड्डा एक हिंदी का वर्ड है जिसमें इंग्लिश में एज इट इज यूज किया गया. अड्डा इज बेसिकली वर्ड विच मीन्स अ प्लेस ऑफ मीटिंग. That Sripati Babu hosted in the evenings, nearly everyone poked fun at Banko Babu, sometimes bringing his endurance almost to breaking point. अब ये जो मीटिंग पॉइंट था वो अड्डा बेसिकली कहाँ था, श्रीपति मजूमदार का घर था, और वही उनके यहाँ सारे लोग शाम को इकट्ठा होते थे और लगभग हर कोई उनका मजाक उड़ाता था बिकॉज ऑफ हिज वेरी टिमिड एंड वेरी शाई नेचर. बहुत सीधे से आदमी थे. तो बंको बाबू को लगता था भाई अब बहुत हो गया ये, मतलब मेरी एक तरीके की जो मेरा पेशेंस है उसको चेक करते हैं कि मेरे अंदर कितना पेशेंस है, और कभी कभी लगता है कि भाई ये हद से बाहर है, बर्दाश्त के बाहर है, किसी दिन मुझे गुस्सा आ जाएगा तो पता नहीं क्या होगा. अब होता क्या बेसिकली, ओनली द अदर डे लेस देन 2 months ago, 2 महीने पहले की बात है, दे वर टॉकिंग अबाउट गोस्ट. मीटिंग में भूतों की बात चल रही थी. यूजुअली बंको बाबू केप्ट हिज माउथ शट दैट डे. For some unknown reasons, he opened it and declared that he was not afraid of ghosts and that was all. अब वो उस मीटिंग में चर्चा हो रही भूतों के बारे में. अब बंको बाबू नॉर्मली इस मीटिंग में अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखते नहीं थे, क्योंकि पता था कि अगर मैं कुछ बोलूंगा ये सारा मेरी टांग खींचना शुरू कर देंगे, मेरा ही मजाक उड़ाएंगे. तो उस दिन पता नहीं उनके मन में क्या आया, क्या कारण था, उन्होंने अपने तरफ से बोल दिया, डिक्लेयर किया कि भाई मैं भूतों से नहीं डरता और बस. दैट वॉज ऑल. राइटर कह रहा है बस लोगों को मौका मिल गया. इट वॉज लाइक ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ देम कि भाई अब तो ये हमें टॉपिक मिल गया इसको परेशान करने का. But it was enough to offer a golden opportunity to others. On his way back home later that night, Banko Babu was attacked by a spook. अब हुआ क्या बेसिकली, अब बंको बाबू मीटिंग से निकले हैं और पीछे के जो मित्र मंडली थे उन्होंने प्लान बनाया कि भाई इनको आज परेशान करना. ये बड़ा चौड़े होके बोल रहे थे ना मैं भूतों से नहीं डरता हूँ, आप देखो इनको मजाक इनका 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 थोड़ा सा मजाक लेते हैं. तो जब वो मीटिंग से वापस आ रहे थे, थोड़ा सा रात्र का समय था, थोड़ा सा अंधेरा था, तो बंको बाबू ने महसूस किया कि उनके ऊपर किसी भूत ने आक्रमण किया. As he was passing under a tamarind tree, tamarind होता है इमली का पेड़, a tall and thin figure leapt down and landed on his back. एक पता नहीं कहीं से पीछे से कोई भूतनुमा कोई भूत टाइप का आया और इमली के पेड़ के पास से जब वो गुजर रहे थे, दुबला पतला लंबा सा था और वो एकदम से उनकी पीठ पर कूद गया. As it happened, this apparition had smeared black ink all over itself, possibly at the suggestion of someone at the meeting. और वो जो apparition बेसिकली भूत कह सकते हैं, भूत प्रेत या परछाई जो भी होता है, उसने अपने पूरे शरीर में काले रंग की स्याही लगा रखी थी इतना डरावना दिखने के लिए. तो हो सकता है मीटिंग में तय हुआ कि भाई जो भूत यहाँ से बनकर जाएगा व्यक्ति या जिसको भी उन्होंने चूज किया हो कि वो इस तरीके का दिखेगा, थोड़ा सा डरावना लगने के लिए उसको थोड़ा सा काले रंग की स्याही वगैरह लगा दी जाएगी ताकि वो थोड़ा सा और डरावना लगे, अंधेरे में लगे कि हाँ वाकई भूत है. बंको बाबू वॉज नॉट फ्राइटन. बंको बाबू डरे नहीं. ही वॉज इंजर्ड. उनको थोड़ा बहुत चोट लग गई. फॉर 3 days हिज नेक एक लगभग 3 दिन तक उनके गर्दन में दर्द होता रहा, थोड़ी सी चोट वोट लग गई थी. एंड वर्स्ट ऑफ ऑल हिज न्यू कुर्ता वॉज टॉर्न एंड इट हैड ब्लैक स्टेन्स ऑल ओवर. वो बेचारे गिर गए होंगे, नया कुर्ता पहने थे, फट गया, कई जगह चोटें आ गई उनकी, ठीक है, गर्दन में दर्द हुआ 3 दिन तक और कई जगह काले धब्बे पड़ गए, कुर्ता वर्ता सब खराब हो गया. What kind of a joke was this? Other jokes, less serious in nature, often played on him. कह रहा यार ये किस तरीके का मजाक है. ठीक है आप मजाक कर रहे हो, किसी के संग इतना थोड़ी ना मजाक करना चाहिए कि बेचारे वो गिर गया, चोट लग गई, कपड़े उसके फट गए, इंजर्ड हो गया, 3 दिन तक गर्दन में दर्द होता रहा. गुस्सा बहुत आया और शायद समझ भी गए थे कि मेरे दोस्तों ने ही मेरे साथ ये प्रैंक किया. तो शायद मन में सोच रहे होंगे भाई इस तरीके का मजाक तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, इस तरीके का मजाक मेरे साथ नहीं करना चाहिए. His umbrella or his shoes were often hidden, or else a pan would be filled with dirt instead of masala and handed over to him. अब चलो कह रहे ठीक है, बाकी तुम लोग मजाक करते रहते हो, ठीक है, अब ये तो यार बिल्कुल सीरियस मजाक हो गया. कभी उनके जूते छुपा देते थे, कभी उनका छाता लोग छुपा देते थे वहाँ पर, कभी उनको पान देते थे तो उसमें मसाला की जगह धूल मिट्टी भर के दे देते थे और उनको खिला देते थे. And everyone would insist that Banko Babu be forced to sing, although he just could not. अब कभी कभी ये जिद करके उनके पीछे पड़ जाते थे, नहीं भी गाना सुनाओ गाना सुनाओ. अब गाना वाना तो उनको आता नहीं था भाई. एंड इवन सो बंको बाबू हैड टू कम टू दीज मीटिंग्स. फिर भी वो इन मीटिंग में लगातार आते रहे. अब दिक्कत क्या थी, चॉइस तो उनके पास कुछ थी नहीं भाई, क्योंकि उसका कारण क्या है वो राइटर ने अगली लाइन में एक्सप्लेन किया. देखिए पूरा स्टोरी अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा स्टोरी का जो सेटिंग है ये काकरगाछी विलेज जो प्राइमरी स्कूल में टीचर है उसके आसपास कहानी की सेटिंग है, यानी कि सारे किरदार वहीं पर रहते हैं. और दूसरा जो कहानी, द स्टोरी इज एक्चुअली नरेटेड बाय अ थर्ड पर्सन. ये थर्ड पर्सन के द्वारा कहानी नरेट की जा रही है. तो जो नरेटर है ये स्टोरी में कहीं पर है नहीं, तो वो सिर्फ बाहर से वो कहानी को नरेट कर रहा है. तो इफ ही डिड नॉट, व्हाट वुड श्रीपति बाबू थिंक.
नॉट ओनली ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैन इन द स्कूल कमेटी। अब कह रहा है कि अगर वो उस मीटिंग में नहीं आते तो क्या करते भाई। उस मीटिंग जहां होती थी जिनके घर में, श्रीपति मजूमदार बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, बहुत पावरफुल आदमी थे। और दूसरा रीजन ये था कि वो जो स्कूल की कमेटी थी, स्कूल की कमेटी के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर भी थे। एंड इन द विलेज ही कुड नॉट डू विदाउट बंको बाबू। और गांव में भी बंको बाबू के बिना उनका काम चलता नहीं था, इसलिए हर बार उनको, अगर वो नहीं भी आते थे तो उनको घर से बुला लिया जाता था। अब उसका कारण क्या था? अकॉर्डिंग टू श्रीपति मजूमदार, इट वॉज एसेंशियल टू हैव अ बट ऑफ रिडिक्यूल इन द ग्रुप हु कुड प्रोवाइड अम्यूजमेंट टू ऑल। अब मजूमदार कहते थे यार देखो, जब यहाँ पर मीटिंग हो रही है, जब सब यार दोस्त बैठे हुए हैं, एक ही उम्र के लोग हैं, तो भाई थोड़ा सा मीटिंग में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होना चाहिए, कोई ना कोई तो ऐसा हो कि भाई थोड़ा सा जिसके साथ हंसी मजाक किया जाना चाहिए। और बंको बाबू से अच्छा और व्यक्ति कौन हो सकता है जिसके संग हम मजाक कर सकते हैं। अदरवाइज व्हाट वाज द पॉइंट इन हैविंग सच गेट टुगेदर्स। नहीं तो ऐसी मीटिंग्स का फायदा क्या है, बोरियत होती है भाई। वीकेंड का मतलब क्या है कि सब लोग बैठे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है। सो बंको बाबू वॉज फेस्ट इवन इफ ही ट्राई टू कीप अवे। तो बंको बाबू अगर कहीं कभी नहीं भी आते थे तो उनको घर से बुला लिया जाता था, या जहां भी होते थे बुला लेते थे उनको, किसी को भेज के। On one particular day, the topic of conversation was space. In other words, they were talking about spaceships and space travel. एक दिन मीटिंग में टॉपिक चल रहा है, तो बात चल रही थी स्पेस की, और स्पेस के बाद फिर बात होने लगी स्पेस क्राफ्ट क्या होता है, स्पेस ट्रेवल, इन सब के बारे में मीटिंग में एक दिन डिस्कशन हो रहा था। Soon after sunset, a moving point of light had been seen in the northern sky. A similar light was seen 3 months ago, which had led to much speculation. अब वो चूंकि बात क्या हो रही थी, उस उनके शहर के आसपास किसी ने शाम के बाद अंधेरा होने पर आसमान में देखा कोई लाइट, कोई पॉइंट है, वो मूव करता हुआ जा रहा था, नदर्न स्काई में, नॉर्थ साइड में मूव करता हुआ जा रहा था। और ऐसी एक ठीक लाइट 3 महीने पहले भी देखी गई थी। तो अब चूंकि गाँव में उन दिनों, अब जिस टाइम ये कहानी लिखी गई थी, लोग बहुत ज़्यादा सैटेलाइट और ये स्पेस स्टेशन के बारे में, स्पेस क्राफ्ट के बारे में तो जानते नहीं थे। छोटे से गाँव है, वहाँ पर इतना सब टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट तो था नहीं। तो लोग अपने अपने डिस्कशन करते थे कि भाई क्या चीज़ हो सकती है, क्या चीज़ हो सकती है। तो ये सब बारे में वहाँ पर मीटिंग में बात हो रही थी। In the end, it had turned out to be a Russian satellite called Khota, or was it Poshka? Anyway, the satellite was supposed to be going round the Earth at a height of 400 miles, providing a lot of valuable information to the scientists. बाद में पता चला, पेपर में कुछ खबर वगैरह आई होगी कि बेसिकली ये सैटेलाइट था, एक रशियन सैटेलाइट था जो, जिसका नाम खोटका या फिर पोशका था, जो रशिया ने लॉन्च किया था। और ये सैटेलाइट पृथ्वी से कम 400 मील की ऊंचाई पर जा रहा था। और सैटेलाइट का जो लॉन्च करने का जो इंटेंशन होता है, या जो मोटिव या ऑब्जेक्टिव होता है, वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, डेटा वगैरह कलेक्ट करने के लिए साइंटिस्ट के द्वारा, दोषियों के द्वारा ये लॉन्च किए जाते हैं। दिस पर्टिकुलर इवनिंग बंको बाबू वॉज द फर्स्ट टू स्पॉट द स्ट्रेंज लाइट। अब ये कहानी थोड़ा प्रेजेंट टाइम में वापस आती है कि जिस शाम की बात हो रही है, मीटिंग की बात हो रही है, तो बंको बाबू को ये लाइट सबसे पहले दिखाई पड़ी थी। तो उन्होंने क्या, देन ही कॉल्ड निधु बाबू एंड शोड इट टू हिम। हाउएवर व्हेन ही अराइव्ड एट द मीटिंग ही फाउंड दैट निधु बाबू हैड कूलली claimed full credit of being the first person to see it and was boasting a great deal about it. अब वो जो मीटिंग में उन्होंने फिर निधु बाबू को बोला, देखो यार ये लाइट क्या जा रही है, आसमान में कोई लाइट जा रही है, बड़ा स्ट्रेंज टाइप की लाइट है। अच्छा, फिर उसके बाद ये मीटिंग की तरफ चल दी। तो ये निधु बाबू मीटिंग में पहले पहुंच गए। जब ये बंको बाबू पीछे से पहुंचे तो निधु बाबू बड़ा चौड़े में बैठ के और वो सब लोगों को इसके बारे में बता रहे हैं कि भाई एक लाइट थी जो सबसे पहले मैंने देखी पूरे गांव में, और बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे उसके बारे में। तो बंको बाबू सेड नथिंग। नो वन इन द ग्रुप न्यू मच अबाउट सैटेलाइट्स बट दैट डिड नॉट स्टॉप देम फ्रॉम ऑफरिंग देयर व्यूज। अब बंको बाबू ने उनको देखा, यार बड़ा चालाक आदमी भाई, मैंने उसको बुलाया कि देखो भाई मैंने ये लाइट देखी है, तुम भी देखो। और मीटिंग में जाके बोल रहा है, अपने नाम से बोल रहा है कि भाई मैंने सबसे पहले उसको देखा, और सब लोगों ने उनकी बात को मान भी लिया, क्योंकि बंको बाबू को लोग बड़ा लाइटली लेते थे, बड़ा कैजुअल अप्रोच थी उनके बारे में, इतना सीरियसली उनको लेते नहीं थे। अब बंको बाबू को गुस्सा तो जरूर आया, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। अब ग्रुप में हर कोई अपने अपने व्यू पॉइंट बता रहा है कि सैटेलाइट के बारे में, हालांकि किसी को जानकारी तो थी नहीं सैटेलाइट्स के बारे में, फिर भी लोग अपने अपने व्यूज वहां रख रहे थे। तो उसमें एक चांदी बाबू बैठे हैं, तो वो बोलते हैं, यू कैन से व्हाट यू लाइक बट आई डोंट थिंक दैट वी शुड वेस्ट अवर टाइम वरिंग अबाउट सैटेलाइट्स। Somebody sees a point of light in some obscure corner of sky and then the press gets all excited about। कह रहा है ये देखो, इन सब के बारे में कोई फायदा नहीं, तुम्हें तो जो आपकी मर्जी, आप कुछ भी कह सकते हो भाई, हमें तो इसके, हम लोगों को इसके बारे में जानकारी ज़्यादा है नहीं, तो ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करके टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा है नहीं। कोई किसी ने आसमान में कोई देखा कि भाई कोई लाइट ट्रैवल जा रही है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो ये सूचना जब प्रेस में पहुंचती है, प्रेस के लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए कि पेपर में कल क्या छपेगा।
and then we read a newspaper report, say how clever it all is, and have a chat about it in our living rooms while casually chewing upon and behave as if we have achieved something. कह रहा है अरे देखो, फिर अगले दिन पेपर में रिपोर्ट छपती है, हम लोग सब इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं अपने अपने घरों में बैठकर, बड़ा कैजुअली, ऐसा लगता है पता नहीं, और बिहेव ऐसे करते हैं पता नहीं हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर लिया. ऑल हम्बग. अरे ये हम्बग का मतलब अरे इट्स ऑल नॉनसेंस, बेकार की बात है, इनसिग्निफिकेंट बातें हैं सब. Ram Kanai countered this remark. He was still young. No, it may not be any of us here, but it is a human achievement surely. कह रहा है नहीं नहीं यार देखो ऐसी बात नहीं है. कि राम कनाई वहाँ पर मित्र बैठे हुए थे, बोला नहीं देखो ऐसी बात नहीं, आप ऐसा ना कहिए कि भाई ये बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, बिल्कुल बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एंड ए ग्रेट अचीवमेंट एट दैट. ओ कम ऑफ इट, ऑफ कोर्स इट इज़ अ ह्यूमन अचीवमेंट. कह रहे तुम आप इसको, अगर भाई कोई सैटेलाइट आसमान में जा रही है और हमें पता है कि ये सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट को लॉन्च आखिर किसने किया? सैटेलाइट को बनाने वाले और उसको लॉन्च करने वाले, इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी काम करती है, उन सबको बनाने वाले आखिर कौन है? इट इज़ ऑल डन बाय द ह्यूमन बींग्स. ऑफ कोर्स इट इज़ अ ह्यूमन अचीवमेंट. Who would build a satellite except man? And you wouldn't expect a bunch of monkeys to do that, would you? All right, said निधु बाबू. कह रहा है एक बात बताओ, ये सैटेलाइट इंसानों के अलावा और कौन बना सकता है? तुम क्या उम्मीद करते हो कि बंदरों का कोई ग्रुप है वो सैटेलाइट को बनाकर लॉन्च कर सकता है? ऐसा तो नहीं है. All right, said Nidhu Babu, let's not talk about satellites. After all, it's just a machine going round the earth. Basic. तो निधु बाबू बोले अरे चलो ठीक है, इन सब के सैटेलाइट के बारे में क्या बात करनी, मशीन ही तो है ये, एक मशीन किसी ने बना लिया और वो आसमान में ऊपर जा रही है, कहीं से कहीं जा रही है. नो डिफरेंट फ्रॉम स्प्रिंग टॉप. ये तो बिल्कुल जैसे लट्टू होता है ना, उसको एक बार घुमा दिया तो अपना आराम से घूम रहा है. इसमें बहुत बड़ा कौन सा अचीवमेंट है? A top would start spinning if you get it going. A fan would start to rotate if you press the switch. Satellite is same. कह रहा है सैटेलाइट में क्या है भाई, एक बार आपने लॉन्च कर दिया, जैसे पंखा होता है, आपने पंखे का स्विच ऑन कर दिया, वो घूम रहा है. लट्टू को एक बार चला दिया आपने तो अपना रोटेट कर रहा है. इसमें कौन सी बड़ी बात? सैटेलाइट है भाई, एक बार लॉन्च कर दिया, सैटेलाइट अपना जा रही है. बट थिंक ऑफ ए रॉकेट that cannot be dismissed so easily, can it? Chandi Babu wrinkled his nose. A rocket? Why? What good is a rocket? कह रहा देखो बात करो रॉकेट की, ठीक है, रॉकेट के बारे में तो आप इतना लाइटली इन सब चीज़ों को नहीं ले सकते. तो चांदी बाबू बैठे तो नाक बहुत सुकोड़ के बोलते हैं रॉकेट. रॉकेट में कौन सा भाई बहुत बड़ा चीज़ है? ऑल राइट, इफ one was made here in our country, took off from the Maidan of Kolkata, and we could all go and buy tickets to watch the show, well then that would be nice. कह रहा है अरे देखो रॉकेट की बात अगर आप कर रहे हो तो अचीवमेंट तो हम तब ही मानते कि वो रॉकेट हमारे देश में बनता और फिर उसको यहीं से लॉन्च किया जाता कलकत्ता के किसी मैदान में, और हम सब लोग जाते, भले ही हमें उसके लिए टिकट खरीद के जाना पड़ता है, हम लोग जाते और सब उसको उसकी लॉन्चिंग देखते, तब थोड़ा सा अच्छा लगता है. अब रॉकेट किसी ने बनाया, किसी ने लॉन्च कर दिया, तो ये भाई कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सा एक्साइटमेंट है? But you are right, Ram Kanai agreed. A rocket has no meaning for us here in this village. Bhairav Chakravarti spoke next. Suppose some creature from a different planet arrived on Earth. So what? Even if it did, you and I would never be able to see it. कह रहा एक राम कनाई बैठे हुए थे वहाँ पर, बोला रॉकेट के देखो यहाँ बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है. अगर मान लो कि कोई किसी प्लैनेट से कोई क्रीचर, कोई प्राणी हमारी पृथ्वी पर आ जाए तो कैसा रहेगा? तो किसी ने बोला अगर ठीक है, अगर वो आ भी गया तो हम और आप तो उसको कभी देख नहीं पाएंगे. यस, दैट इज ट्रू एनफ. एवरीवन टर्न अटेंशन टू देयर कप्स ऑफ टी. इट डिड नॉट सीम टू बी anything left to be said. After a few moments of silence, Bonko Babu cleared his throat and said gently, suppose they came here. Nidhu Babu fiended with total amazement. Hey, Bonko wants to say something. What did you say? तो कह रहा चलो ठीक है. तो जो ये सब डिस्कशन चल ही रहा था, इसी बीच भाई चाय वगैरह आ गई, लोगों ने चाय पीना शुरू कर दिया, तो लगभग डिस्कशन काफ़ी देर तक होता रहा. लोगों ने सोचा भाई अब डिस्कशन के लिए कुछ और पॉइंट तो है नहीं, कुछ समय तक सभी लोग चुपचाप बैठे रहे. तो बोंको बाबू को लगा भाई मौका ये बोलने का कि चलो भाई मुझे भी कुछ बोलना चाहिए. बोला चलो मान लो तो कि अगर वो यहाँ पर आ गए. तो निधु बाबू बैठे थे, वो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ है. अरे अरे एक मिनट सुनो. हे Bongo wants to say something. What did you say, Bongo? Who is going to come here? From where? Bongo Babu repeated his words in his tone still gentle. कह रहा एक भाई सब लोग एक जरा धुन सुनो, Bongo Babu कुछ बोल रहे हैं. हाँ कर रहे क्या बोल रहे थे आप भाई? कौन यहाँ पर आएगा, कहाँ से आएगा, जरा दोबारा से एक बार हमें बोलकर बताओ.
अब तो जो बंको बाबू का जैसा कि जो कैरेक्टर है बड़ा ही मीक और बड़ा ही टिमिड और शाई टाइप का, बहुत ही जेंटलमैन टाइप का है, टोन बड़ा उनका सिंपल सा रहता है, बड़े सबसे बड़े अच्छे से आराम से बात करते हैं। तो कहते हैं कि सपोज समवन फ्रॉम ए डिफरेंट प्लैनेट केम हियर, एज ही डिड सो ऑफन भैरव चक्रवर्ती स्लैप्ड बंको बाबूज बैक लाउडली एंड रूडली, ग्रिन्ड एंड सेड ब्रेवो व्हाट अ थिंग टू से। अब कह रहा है कि मान लो कि चलो किसी और प्लैनेट से कोई यहाँ पर आ गया, जैसे कि यहाँ पर पहले भी आते हैं, तो भैरव चक्रवर्ती बैठे उन्होंने उनकी पीठ पर हाथ मार के बोलते हैं, बड़ा रूडली बोलते हैं, अरे वाह क्या शाबाश, आपने क्या बात कही है। एंड वेयर इज द क्रिएचर फ्रॉम अनदर प्लैनेट गोइंग टू लैंड, कह रहा है एक बात बताओ, अगर कोई क्रिएचर यहाँ पर आ भी गया तो वो लैंड कहाँ करेगा, मतलब वो अगर किसी चीज़ में स्पेस क्राफ्ट में बैठ कर आएगा या जिस भी वाहन में बैठ कर आएगा तो लैंड कहाँ होगा। नॉट मॉस्को, नॉट लंडन, नॉट न्यूयॉर्क, नॉट इवन कैलकाता बट हियर, कह रहा तुम पागल हो, वो कोई अगर क्रिएचर किसी दूसरे प्लैनेट से आएगा तो वो मॉस्को जाएगा, लंदन जाएगा, न्यूयॉर्क भी नहीं जाएगा, कलकत्ता भी नहीं जाएगा, बल्कि वो यहाँ कांकर गाछी छोटा सा गाँव है यहाँ पर आकर लैंड करेगा। क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो। You do think big, Bunkum, don't you? Banko Babu fell silent, but several questions rose in his mind. Was it really impossible? अब कह रहा है बंको बाबू तुम तो फालतू की बातें करते, बहुत ज़्यादा सोचते हो। तो बंको बाबू बेचारे चुप हो गए, लेकिन दिमाग में उनके बहुत क्वेश्चन आ रहे थे। तो उनको लगता था क्या ये वाकई असंभव है। इफ़ एन एलियन हैड टू विजिट द अर्थ, वुड इट really matter where it arrived first? It might not aim to go straight to any part of the world. कह रहा है इसमें असंभव वाली क्या बात है। अगर मान लो कोई एलियन पृथ्वी पर आना चाहता है तो कि इस बात से क्या मैटर करता है कि वो सबसे पहले कहाँ आएगा। ठीक है, हो सकता है वो कहीं और ना जाना चाहता हो, कहीं और उसका एम कहीं और जाने का ना हो। ऑल राइट, इट वॉज हाईली अनलाइकली दैट सच अ थिंग वुड हैपन इन कांकरगाची विलेज, बट हु वॉज टू से फॉर श्योर इट कुड नॉट हैपन एट ऑल। कह रहा चलो ये इसके चांसेस बहुत कम है कि कोई अगर एलियन कभी आया पृथ्वी पर तो कांकरगाची गांव में सबसे पहले आएगा, लेकिन ये बात असंभव सी तो मालूम नहीं पड़ रही है। अगर ऐसा अगर हो गया तो कोई इसमें कोई इम्पॉसिबल बात तो लगती नहीं है भाई। श्रीपति बाबू वॉज साइलेंट सो फॉर, नाउ ही एज ए शिफ्टेड इन हिज सीट एवरीवन लुक्ड एट हिम। अब बंको बाबू श्रीपति वहां पर थोड़ी देर वहां बैठे हुए थे, तो अब वो थोड़ा सा सीट से इधर उधर हिलते हैं तो सब लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। ही पुट हिज कप डाउन एंड स्पोक नॉलेजेबली। अपना चाय का कप नीचे रखकर बड़ा ही नॉलेज ऐसे बोलते हैं जैसा कि उनको बहुत बड़ा नॉलेज इन सब्जेक्ट के बारे में। Look, if someone from a different planet does come to the earth, I can assure that he would not come here to this God-forsaken place. कह रहा है कि बात सुनो, अगर किसी प्लैनेट से कोई एलियन यहाँ पर आया भी तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि वो कम से कम इस जगह पर तो नहीं आएगा। ये जगह पर कौन आता जाता है, पिछड़ा भाई रूरल गांव है, शहर से इतना दूर है, यहाँ कुछ है भी नहीं, यहाँ क्या करने आएगा। Those aliens are no fools. It is my belief that they are sahibs and they will land in some western country. कह रहा है ये एलियन लोग तो साहिब, मूर्ख थोड़ी ना है, साहिब लोग हैं भाई। मेरा पूरा विश्वास है कि अगर वो कहीं लैंड भी करेगा पृथ्वी पर तो किसी वेस्टर्न कंट्री में जाएगा जहाँ पर सभी साहिब लोग रहते हैं। अंडरस्टैंड, एवरीवन अग्रीड, सभी ने उनकी बात से सहमत हो गए। विद द सोल एक्सेप्शन ऑफ बंको बाबू, लेकिन बंको बाबू इस बात से सहमत नहीं थे। Chandi Babu decided to take things a bit further. He nudged Banko Babu silently, pointed at Banko Babu and spoke innocently. अब चांदी बाबू वहाँ बैठे हो, कुछ देर तक वहाँ बैठे रहे, तो उन्होंने नच का मतलब होता है कोहनी मारना, वो निधु बाबू को कोहनी मारते हैं और बांको बाबू की तरफ देखकर बोलने लगते हैं। वाई, आई थिंक Banko Babu is quite right. Isn't it natural that aliens should want to come to a place where देयर इज अ मैन लाइक अवर बंको बिहारी। कह रहा है अरे देखो मजाक, देखो अब ये उसकी टांग खींच रहे हैं, उसकी मजाक बना रहे हैं। तो वो बंको बाबू बोलते हैं निधु बाबू की तरफ कोनी मार के, अरे नहीं नहीं वो सही कह रहे हैं यार, बंको बाबू तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो बड़ी भाई नेचुरल सी बात है। अगर वो कोई एलियन अगर पृथ्वी पर आना चाहेगा तो दुनिया में कहीं ना जाके सबसे पहले यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक जहाँ पर बंको बिहारी जैसे लोग रहते हो तो उन लोग ऐसे लोगों से मिलने के लिए वो एलियन तो जरूर सबसे पहले यहाँ पर आना पसंद करेगा। क्यों? इफ दे वांटेड टू टेक अवे ह्यूमन स्पेसिमेन कुड दे फाइंड एनीथिंग बेटर। कह रहा है अगर उसको किसी ह्यूमन स्पेसिमेन की जरूरत पड़ी तो बंको बिहारी से अच्छा ह्यूमन स्पेसिमेन उनको कौन होगा, इसी को पकड़ कर ले जाएंगे। नो, आई डोंट थिंक सो, निधु बाबू ज्वाइंड। Consider his look, not to mention his brains. Yet Bunkum would be an ideal specimen. अरे कह रहा नहीं, देखो बंको बाबू की तरफ जरा आप ध्यान से देखो, इसके दिमाग की बात तो मत करो, ये कितना होशियार है, कितना इंटेलिजेंट है। लुक एट हिम, उसका फिजिकल जरा लुक्स देखिए, तो मुझे लगता है कि नहीं बंको बाबू बहुत एक आइडियल स्पेसिमेन होंगे। कोई अगर एलियन आएगा भी तो सबसे पहले बंको बाबू को अपने साथ ही ले जाएगा। राइट, सुटेबल फॉर कीपिंग इन ए म्यूजियम और ए जू,
राम कनाई चिप्ड इन, बंको बाबू डिड नॉट रिप्लाई। अब किसी एक दूसरा व्यक्ति बोले थे, राम कनाई बोला नहीं नहीं यार ये तो बिल्कुल सही स्पेसिमेन है, इनको तो किसी म्यूजियम में किसी जू में होना चाहिए। अब बंको बाबू यहाँ पर भी गुस्सा नहीं करते हैं, but wandered silently. If anyone were to actually look for specimen, weren't the others as just as suitable? बंको बाबू गुस्सा नहीं करते, लेकिन मन मन में सोच रहे हैं यार ये मेरा कितना मजाक उड़ाते रहते हैं, अगर किसी को ह्यूमन स्पेसिमेन की बात करें तो मैं ही भाई स्पेसिमेन क्यों हूँ, ये इन लोगों को देखो ये भी तो बिल्कुल वैसे ही लगते हैं। अब ये आगे के पैराग्राफ उन सभी लोगों का फिजिकल डिस्क्रिप्शन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्राइब कर रहे हैं। लाइक ऐसे ये स्टोरी बहुत बड़ा है, इसको 2 पार्ट में मैं वीडियो बनाऊंगा, तो ये स्टोरी का फर्स्ट पार्ट है, दूसरे स्टोरी का बाकी पार्ट दूसरे वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ साथ आपका कोई सुझाव, कोई कमेंट या कोई सजेशन है इस वीडियो के लिए या इस चैनल के बाकी कंटेंट्स के लिए तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।